दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज आप सुनेंगे लेखक वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखी देश प्रेम से सजी एक सुंदर सी कहानी जिसका शीर्षक है सुखी रहो मेरी रानी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि दूसरे भी इसका आनंद उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले दिनों में अपलोड होने वाली अच्छी अच्छी बेहतरीन कहानियाँ आप सुन सकें। साथ ही साथ इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। सड़क के किनारे है वो गांव। निकट ही एक इमारत, छोटी सी परंतु सुरूप और स्वच्छ। पास ही सड़क पर स्पष्ट दिखलाई पड़ने वाली ऊंची पट्टी पर जो दो खंभों पर सधी है, लिखा है ग्राम धनौरा। जिले का नाम न लिखा सही, पर है ये उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड में। उस दिन उस इमारत के पास नर नारियों और बच्चों की काफी बड़ी भीड़ इकट्ठी थी। भारतीय सेना के 2 अफसरों के साथ इस जिले का एक पदाधिकारी भी था। चीनी आक्रमण के विरुद्ध देश में जो उन दिनों तैयारी हो रही थी, उसी के संबंध में वे सब यहां इकट्ठे हुए थे। जवानों की भर्ती की जा रही थी। घायलों के लिए खून देने का संकल्प करने वाले का नाम लिखा जा रहा था। उस गांव में एक पाठशाला थी। 1-2 समाचार पत्र भी आते थे। पढ़े लिखे नर नारी थोड़े से ही थे, परंतु खबरों के सुनने की उत्सुकता अन्य स्थानों की तरह वहां के बच्चों तक में थी। इसीलिए 10-12 वर्ष की एक बालिका ने फौजी अफसर के पास बड़ी उत्कंठा के साथ जाकर अपना हाथ पसारा और धीरे से बोली, मेरा खून ले लीजिए, अभी ले लीजिए। अफसर ने बड़े स्नेह के साथ बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, मैं तुम्हारा नाम लिख लूंगा, फिर देखा जाएगा। बालिका के मुंह से निकला और उसने अपना नाम बतलाया। अफसर ने नोटबुक में नाम लिखा। खून नहीं लेना था, परंतु उसके नाम के सामने अफसर ने लिखा, ये हैं हमारे आज के भारतीय बच्चे। उसी क्षण एक हट्टा कट्टा नौजवान हंसता हुआ अफसर के निकट झपटा, बोला, ये तो जरा सी बच्ची है, मेरा नाम लिखिए। केवल खून देने वालों में नहीं, बल्कि देश के लिए सिर देने वालों में, दुश्मनों को धूल चटाने वालों में। वो सेना में भर्ती होना चाहता था। अफसर बहुत प्रसन्न हुआ, तुरंत नाम लिखा। फीते से लंबाई नापी और छाती की चौड़ाई, सबका सब उपयुक्त। फिर और कई जवान आए। लंबाई चौड़ाई में जितने उपयुक्त पाए गए, सब भर्ती कर लिए गए। जो भर्ती होने योग्य नहीं थे, उनका नाम रक्तदान करने वालों में लिख लिया गया। भर्ती होने वालों की सूची में सबसे ऊपर नाम था उस हट्टे कट्टे नौजवान का, रतन, और खून देने वालों की सूची में सबसे नीचे नाम था रतन की नवविवाहित दुल्हन रानी दुलैया का। वो फौजी अफसर के पास अपना संकल्प पहुंचाने के लिए बड़ी देर से अकुला रही थी। पढ़ा लिखा उसने थोड़ा सा ही था। लंबा घूंघट डाले अपने से बड़ी आयु वाली निकट खड़ी स्त्रियों से कानाफूसी कर रही थी। मेरा भी नाम लिखवा दो ना। परंतु वहां तो नाम लिखाने वाले नर नारियों की होड़ सी लग रही थी। बेचारी सकुचाती झिझकती अंत में अफसर के कुछ निकट पहुंच गई। घूंघट और भी लंबा खींचा। कहो बेटी, कहो, खून दोगी अपना? अफसर ने मुस्कुराकर प्रश्न किया। रानी दुलैया के मुंह से तो कुछ न निकला, परंतु उसने हामी का सिर हिलाया। अफसर ने नाम पूछा। उसने इतने धीमे स्वर में बतलाया कि अफसर कान लगाने पर भी न सुन सका। रतन पीछे खड़ा था। होठों तक पत्नी का नाम आया, परंतु संकोचवश न कह सका। एक बड़ी बूढ़ी के प्रति संकेत करके रतन ने मुंह फेर लिया। उस बूढ़ी ने भी रक्तदानियों में अपना नाम लिखवा डाला था। ऊंचे स्वर में बोली, अरे रानी दुलैया, इतना पर्दा क्यों कर रही हैं? बतला दे अपना नाम। रानी दुलैया ने अपना गला साफ किया, परंतु घूंघट के भीतर हंस कर रह गई। बूढ़ी ने नाम ले ही दिया था। अफसर ने सुन भी लिया। बूढ़ी ने दोहरा दिया, रानी दुलैया। अफसर ने लिख लिया और उसके नाम के सामने ये भी, हमारी ये बहु बेटियां दुश्मन को उनके नगड़ दादों की याद दिलाएंगी। अंत में अफसर ने धन्यवाद देते हुए देश के प्रति कर्तव्य करते रहने पर जोर दिया और कहा, फौज में भर्ती होने वालों को जल्द बुला लिया जाएगा। तारीख की सूचना और रक्तदान करने वालों को भी तारीख बतला दी जाएगी। अफसर चले गए। गांव में जोश की लहर बनी रही।
किसको क्या कर्तव्य करना चाहिए, इस विषय पर उत्साहपूर्ण बातें होती रही। सबके लिए कुछ न कुछ करने को था। खेती की उपज बढ़ाने का काम, आपस के झगड़े समाप्त करने का, धर्म इत्यादि पर संकल्प हुए और दृढ़ता बढ़ी। जल्दी ही एक दिन भर्ती होने वालों के लिए सूचना आ गई और नियुक्त तारीख पर भर्ती करने वाला फौजी पदाधिकारी भी आ गया। भर्ती होने वाले नौजवानों ने अपने देवी देवता से, अपने बड़े बूढ़ों से बड़ी उमंग के साथ विदा ली, असीसें ली और चल पड़ने की तैयारी पर जुट गए। इनमें रतन भी था। रतन ने अकेले में अपनी पत्नी रानी दुलैया से भेंट की। वो घूंघट नहीं डाले थी, चेहरा खुला, बड़ी सुंदर आकृति थी। होगी लगभग 18-19 वर्ष की। विवाह और गौना हुए अधिक समय नहीं हुआ था। रीति के अनुसार रानी दुलैया ने रतन के पैर छुए और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोली, जाइए और डटकर अपना काम कीजिए, मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। रतन हर्षमग्न था। कुछ क्षण उसने अपनी पत्नी की बड़ी बड़ी आंखों से अपनी आंखें मिलाई, परंतु न जाने क्यों उसकी आंखें छलक पड़ी। ये क्या? रानी दुलैया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर आश्चर्य प्रकट किया। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। रतन फपक सा गया। वाह वाह, इस घड़ी में ये? क्यों क्यों, क्या चिंता है तुम्हें? रानी दुलैया का गला कुछ भर्राया हुआ था। यदि मुझे कुछ हो जाए तो धीरज रखना बस। रतन फिर फपक पड़ा। रानी दुलैया का गला कुछ तेज हुआ। ये अच्छा, तो सुनो, मेरे पास छुरा है, पैना छुरा। अभी अपना सिर काटकर तुम्हें दे देती हूं। चिंता छोड़ो और देश की रक्षा के लिए जाओ। राजपुताने की नारियां ऐसा ही करती हैं, करती ही थी ना। रतन के आंसू गायब, छाती फूल उठी, स्वर को दबाने पर भी ऊंचा हो गया। धन्य है मेरा भाग्य जो ऐसी पत्नी पाई। मुझे घर की अब कोई चिंता नहीं, बिल्कुल नहीं। डट कर लड़ूंगा, देश के लिए अपना सब कुछ होम कर दूंगा। सुखी रहो मेरी रानी। और वो जोर के साथ भारत माता की जय कहता हुआ चला गया। उसके माता पिता भी घर में थे। उन्होंने भी सुना, प्रसन्न हुए, गर्व से उनका माथा ऊंचा हो गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखी देश प्रेम से ओतप्रोत एक छोटी सी कहानी, सुखी रहो मेरी रानी। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानियाँ आपको अच्छी लग रही हैं तो अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइए, हमें उसका इंतज़ार रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ अपने बहुमूल्य सुझाव भी हमें दे सकते हैं। नई कहानियों को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। जय हिंद।